जय हिंद बच्चों। तो फाइनली आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए। और 12 जो है वो बड़ा थोड़ा सा सीरियस होता है, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड भी है। और फिर आप एग्ज़ाम वगैरह दे के आप कॉलेज में जाओगे, फिर आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। तो अब तक आपने 11 तक जो भी पढ़ा है वो साइड करके 12th में बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इनको एटलीस्ट रोज के 1 घंटा भी अगर देंगे तो इनफ है। आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पेपर आ रहे हो और आप रात रात जग के पढ़ रहे हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर रोज के अभी से अगर 45 मिनट भी आप दे सकते हैं, 45 1 घंटा भी अगर देंगे तो आराम से आपकी पूरा कोर्स आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सारे चैप्टर के 1 बाय 1 वीडियोस डालते रहूँगा। आपको कोई भी मतलब क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी का चैप्टर 2, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, आपने क्लास 11th में आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी, यानी जो भूगोल पढ़ा था, वो था फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल। उसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें आपने पढ़ा था नदियों के ऊपर, जलवायु के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, मृदा के ऊपर, क्योंकि ये सब चीज भौतिक, यानी ये सब ऐसी चीज है जिसमें इंसान का कोई बहुत ज्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है। क्लास 12th में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप मानव भूगोल। अब देखिए, भूगोल की दो शाखा होती है, एक होती है भौतिक, एक होती है मानव। मानव भूगोल क्या होता है? जब हम भूगोल का अध्ययन मानव को जोड़ करके करें, यानी भूगोल भी पढ़ा उसमें मानव को भी जोड़ दे, उसको कहते हैं मानव भूगोल। क्या कहते हैं? मानव भूगोल। ठीक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप कृषि के बारे में पढ़ोगे। कृषि मानव भी करता है भूगोल की सहायता से, यानी अगर मिट्टी में इंसान कृषि कर रहे हैं तो वो तो मृदा हो गया, वो ज्योग्राफी का एक पार्ट है। और उसमें इंसान कर रहे हैं तो इंसान भी आ गया। तो ज्योग्राफी और इंसान दोनों मिलके चलते हैं यहाँ पे। व्यापार हो गया, यानी ट्रेड, व्यापार। अब व्यापार के बारे में पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, जनसंख्या के ऊपर, जो कि ये वाला चैप्टर में आप जनसंख्या के ऊपर पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं, उद्योग के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है। इन सब चीजों के आप पढ़ोगे। अब आज का चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 2। और इसका नाम है जनसंख्या, घनत्व और वृद्धि। और यानी विश्व की जनसंख्या, घनत्व और वृद्धि। पहले 1 बाय 1 ये 3 टर्म समझ लेते हैं। वितरण क्या होता है? वितरण, वितरण का मतलब होता है फैलाव। पूरे देखिए, पूरी दुनिया में आज के टाइम पे 800 करोड़ जनसंख्या है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम। ठीक है। आप एशिया में देख लीजिए, इंडिया, चाइना बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। इंडिया में 140 करोड़ है और चाइना भी 150 करोड़ के आसपास है उसकी। तो कहीं पर तो बहुत ज्यादा है। और वहीं आप रशिया को देख लीजिए, कनाडा को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ये बड़े भी और यहाँ पे जनसंख्या भी कम है। तो पूरी दुनिया में जो जनसंख्या के जो फैलाव है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इसे कहा जाता है जनसंख्या का वितरण, यानी फैलाव। दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व, घनत्व की डेंसिटी। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं और एक डेफिनेशन के पॉइंट से, तो 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसे घनत्व कहते हैं। बस, लोग का मतलब केवल इंसान, जानवर नहीं, क्योंकि मानव भूगोल में केवल इंसान के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जैसे जनसंख्या में सब आता है, जानवर, इंसान, सब कुछ आ जाते हैं, जिनके अंदर जानवर सब जनसंख्या में आते हैं। क्योंकि हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो केवल केवल मानव के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो घनत्व क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए कोई एरिया, 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है इसका एक फॉर्मूला? फॉर्मूले में क्या होता है कि जितने भी जनसंख्या है उन्हें रख दो ऊपर, कुल जनसंख्या रख दो ऊपर, कितनी जनसंख्या ऊपर है, और कुल क्षेत्रफल, यानी जिस भी आप एरिया का आप जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हो उसको रख दो नीचे, कुल क्षेत्रफल, और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं पे 1000 लोग रहते हैं, पूरे एरिया में 1000 लोग रहते हैं, और उस पूरे एरिया की जनसंख्या, सॉरी, पूरे एरिया जो है वो केवल 10 किलोमीटर का है। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? डिवाइड कर दो, क्या निकल गया? 1000 नहीं, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, प्रति वर्ग किमी। आपको लगेगा कि 1000 लोग रहते हैं, जरूरी थोड़ी कि एक जगह पर 100 लोग ही रहे, हो सकते हैं 120, कहीं पर 99 लोग भी रह सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप एक ऑन एन एवरेज मान ली जाती है कि 100 प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे होंगे। ठीक है। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला आता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि वृद्धि का मतलब जो है वो केवल बढ़ना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वृद्धि का मतलब बढ़ना भी होता है और घटना भी होता है, यानी सकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक यानी नेगेटिव। मान लीजिए कहीं पर जनसंख्या बढ़ रही है,
तो सकारात्मक, कहीं पर जनसंख्या घट रही है तो नकारात्मक। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहूंगा, इंडिया की जनसंख्या 2011 में जो है वो थी 121 करोड़, 121 करोड़। और आज के टाइम पे 2023 में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। तो जनसंख्या बढ़ी है लगभग लगभग कितनी, 19 करोड़। ओहो, 19 करोड़ बहुत ज्यादा है, मतलब 10 ऑस्ट्रेलिया के बराबर ऑन एन एवरेज। यानी इन क्या कहते हैं 12 साल में इंडिया की जनसंख्या 10 ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर बढ़ गई है, जो वाकई ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसे कहते हैं सकारात्मक, यानी कहीं पर अगर जनसंख्या सकारात्मक रूप से बढ़ती है तो ये होता है सकारात्मक जनसंख्या बढ़ना। कहीं पर अगर नकारात्मक है, मान लीजिए कहीं पर जनसंख्या 100 है या 1000 और वो अगले साल या जो भी है 900 हो गई, तो जनसंख्या घट रही है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जापान। ठीक है, जापान में जनसंख्या बढ़ने की जगह जापान में जनसंख्या घट रही है, इसके पीछे रीजन अलग है, लेकिन खैर वहां पे जनसंख्या घट रही है तो वहां पे नकारात्मक वृद्धि हो रही है, यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, और इंडिया में सकारात्मक। ठीक है, तो ये होता है जनसंख्या वृद्धि। अब वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है विश्व की जनसंख्या का प्रारूप। विश्व की जनसंख्या का प्रारूप, प्रारूप मतलब उसका उसकी संरचना, संरचना ही मान लो एक तरीके का, तो दिखता कैसा है वो जनसंख्या प्रारूप। देखिए, वर्ल्ड की जो जनसंख्या हमने शुरू में ही बता दी थी, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम, कहीं पर बहुत ज्यादा है कहीं पर बहुत कम है। ठीक है, कहीं पर ओल्ड एज पर्सन थोड़ा ज्यादा रहते हैं, कहीं पर ओल्ड एज पर्सन थोड़ा मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है, जैसे जापान बहुत लोग रहते हैं, और अफ्रीका में देशों में ज्यादातर जो लोग हैं वो यंग है, इंडिया वगैरह में। ठीक है, अब जॉर्ज बिक्री से जो है उन्होंने कहा था, एक भूगोल वेता थे जॉर्ज बी क्रेसी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखिए वर्ल्ड की जो 90% आबादी है यानी जनसंख्या, वो केवल इसके 10% भाग में ही रहती है, निवास करती है। ये दुनिया की 90% जनसंख्या केवल 10% भाग में ही रहती है, और बाकी की 10% जनसंख्या इसके 90% भाग में रहती है। आप पूछोगे ये क्या बात हुई, तो आप देख लीजिए ना, अमेरिका कितना बड़ा है हमसे और जनसंख्या में वो हमारा आधा भी नहीं है, जबकि इंडिया अमेरिका से लगभग 3 गुना छोटा है। अमेरिका और यहाँ की जनसंख्या 140 करोड़ है, हमारी जनसंख्या अमेरिका से लगभग लगभग 3-3.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो चाइना में इतनी ज्यादा जनसंख्या, एशिया में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, यूरोप में तो खैर बहुत कम है, अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि देखिए 90% जो एरिया है वहां पे 10% लोग रहते हैं, और 10% जो एरिया वहां पे 90% लोग रहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी क्या है, तो वो यही है। ठीक है, अगला आता है जनसंख्या घनत्व, तो आपको मैंने बता दिया जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अगला आता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं या टॉपिक को कि जनसंख्या कहीं पर ज्यादा है तो क्यों है, और कहीं पर कम है तो क्यों है, ये कहीं पर अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो ये मुख्य तौर पर 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है वहाँ की भौतिक अवस्था, भौतिक यानी फिजिकल, फिर होता है वहाँ पे आर्थिक, फिर होता है वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। वैसे राजनीतिक भी होता है, मैं राजनीतिक भी लिख ही देता हूँ क्योंकि आपके इसमें राजनीति नहीं है तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब देखिए भौतिक में क्या आएगा, पहला आता है जल यानी वाटर, पानी जो भी कहना चाहो, पहला आता है जल। ठीक है, हमेशा लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां उन्हें आसानी से पानी मिल जाए। आप पूछोगे ठीक है पानी का क्या करेंगे, ऑफकोर्स पिएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इंसान वहां ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उसको इजीली पानी मिल जाए, क्योंकि उसको पानी पीने के लिए भी चाहिए, उसको घरेलू कामकाज के लिए भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कृषि यानी एग्रीकल्चर करने के लिए उसको पानी की जरूरत है, बिना पानी का थोड़ी होगा। और इसके अलावा अगर व्यापार वगैरह करना है तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, यानी अगर हम नाव से या जहाज से व्यापार करते हो तो बेटर है। दुनिया की इस वजह से ज्यादातर जो जनसंख्या हमेशा बड़ी बड़ी नदी के किनारे में बनी है, जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता की देख लीजिए, कौन सी नदी, सिंधु, सिंधु नदी के किनारे पे। आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, मिस्र कौन सी नदी, नील नदी। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं एक और कौन सी थी, हड़प्पा हो गया, मिस्र की हो गई, चाइना की, चीन की देख लीजिए येलो रिवर यानी, ठीक है होंग हो और यंग से कियंग। मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, वो भी कहाँ पर है, दजला और फरात नदी के किनारे पर। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यता हुई है वो कहाँ पर हुई है, किसी ना किसी
नदी के किनारे, क्योंकि उन्हें आसानी से वहाँ पे पानी मिल जाए। दूसरा आता है, वो आता है जल हो गया। दूसरा हो गया मृदा। इंसान वहां भी रहना ज्यादा पसंद करेगा हमेशा कि जहाँ पे उसको अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मिले, यानी उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल मिल जाए। रीजन क्या है कि आप लोग कृषि कर सकते हैं आसानी से। अब जब उपजाऊ मिट्टी होगी, इंसान क्या करेगा, आसानी से कृषि कर लेगा, और आसानी से कृषि कर लेगा तो उसको जो खाने की जो प्रॉब्लम है वैसे कम हो जाएगी। तो हमेशा इंसान फिर से नदी के किनारे पे रहना पसंद करता है, क्योंकि नदी के किनारे पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, नदी की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इंसान ऐसी जगह पे बिल्कुल रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसको मिट्टी बहुत ज्यादा क्या मिल जाए, फर्टाइल यानी उपजाऊ। और ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा जहाँ पे जो मिट्टी है बंजर हो, क्योंकि फिर फायदा क्या हो, कृषि हो ही नहीं पाएगी। तीसरा आता है मृदा के अलावा, तीसरा आता है जलवायु। जलवायु, क्लाइमेट। देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा, पंजाब, इस एरिया में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब ठंड पड़ती हो तो 1-2 डिग्री हो जाती है दिल्ली में, या 3 डिग्री, और गर्मी पड़ती है तो 40 के आसपास टच कर जाती है। तो इंसान ऐसी जगह पर कहीं भी रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, या फिर ठंड में बहुत ज्यादा ठंड है, या फिर पूरे साल ही ठंड रहे या पूरे साल गर्मी। इंसान हमेशा ऐसी जगह पे रहना पसंद करेगा जहाँ का जो टेम्परेचर है बिल्कुल ना तो बहुत ज्यादा हो ना तो बहुत कम। इस वजह से दुनिया की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो 20 डिग्री अक्षांश, यानी 20 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश से 30 या 40, हर 40 डिग्री अक्षांश तक, अक्षांश अक्षांश तक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडली, यानी बहुत ज्यादा सुहावना होता है। ठीक है, अगला आता है, ये हो गया, चौथा हो गया भू आकृति। भू आकृति, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया पहाड़ और ये हो गया मैदान। अब एक लॉजिक लगाइए कि कहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, पहाड़ों में और या फिर मैदान में। सीधी सी बात है, मैदानी एरिया में। रीजन क्या है कि मैदानी एरिया में क्या है कि एक तो आसानी से आप कृषि कर सकते हो, आप यातायात यानी आप रोड के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े उद्योग, सब कुछ आपको यही मिलेंगे। पहाड़ी एरिया में आपको नहीं मिलेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, ये उबड़ खाबड़ होता है पहाड़ी एरिया। यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री वगैरह लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? अगर फैक्ट्री मान लो लग भी जाता है कैसे भी करके, तो जब भी इन्हें कच्चा माल यानी लोहा वगैरह कोई भी चीज मंगानी पड़ेगी तो दिक्कत होगी। गाड़ी आराम आराम से आएगी, जो चीज एक दिन में आना चाहिए उसे 10 दिन लग जाएंगे यहाँ पे पहुंचने में। रेलवे भी नहीं बिछ पाएगी यहाँ पे, उबड़ खाबड़ में कहाँ रेलवे बिछा लोगे, एयरपोर्ट भी आप बना नहीं पाओगे। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से जो है, जो जनसंख्या है वो पहाड़ी एरिया पे रहने की वजह कहाँ रहना पसंद करती है, समतल एरिया में। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। वहीं आप अरुणाचल देख लीजिए, मिजोरम, मणिपुर, दार्जिलिंग, कश्मीर, यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं मिलेगी आपको, खासकर पहाड़ी एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वहाँ पे मैदानी एरिया है थोड़ा बहुत तो वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आता है फिर अगला, ये हो गया सारे भौतिक कारक। भौतिक का मतलब होता है इनमें किसी में भी जान नहीं है, तो इनमें से भौतिक में गिना आते हैं। आर्थिक, आर्थिक से ज्यादा मतलब होता है पैसा, मनी। ठीक है, पैसा कमाएगा तभी तो इंसान अपना विकास करेगा। तो पहला आता है खनिज यानी मिनरल्स। खनिज यानी जमीन के नीचे से जो भी धातु धातु मिलते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। इंसान उस जगह पे रहना पसंद करेगा जहां पर खनिज की बड़ी बड़ी भंडार हो, क्योंकि खनिज होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें निकालेगी, सरकारें उन्हें निकालेगी, और जब निकालेगी खुद तो निकालेगी नहीं, मजदूरों से काम करवाएगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा लोगों को? रोजगार। जो रोजगार मिलेगा तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे, तो धीरे धीरे वो एरिया की जनसंख्या बढ़ती रहेगी। अफ्रीका में एक जगह है कटांगा, जाम्बिया, कटांगा, जाम्बिया में एक जगह का नाम है कटांगा, एक कटांगा। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा। जाम्बिया में एक जगह है तांबा, सॉरी, तांबा पाया जाता है, जगह कटांगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे तांबे की बहुत ज्यादा क्या होती है, खनन होता है। दूसरा हो गया, वो हो गया औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण पहले समझ लीजिए क्या होता है। कहीं पर अगर बड़े पैमाने पर उद्योग यानी फैक्ट्री लगना शुरू हो जाए, औद्योगिकरण कहा जाता है। तो इंसान उस जगह पर रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसे बड़े पैमाने पर उद्योग वगैरह रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उस व्यक्ति को भी जॉब मिल जाती है जिसको कुछ नहीं आता, उस व्यक्ति को भी मिल जाती है जिसको बहुत कुछ आता है, चाहे कोई डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब हो। ठीक है, तो जब वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी तो लोग वहाँ पे रहेंगे। धीरे धीरे वो एरिया में वहाँ पे घर बनेंगे, वहाँ पे रोडें बनेंगी, वहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, मार्केट बनेंगे। धीरे धीरे वो एरिया क्या होगा, जनसंख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, तीसरा है
वैसे जापान का एक जगह है कोबे ओसाका, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ओसाका, ओसाका, ठीक है, ओसाका, उसका नहीं, ओसाका। तीसरा है वो है नगरीकरण। नगरीकरण, करण, नगरीकरण का सीधा सा मतलब है नगर। आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन जगह पर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है, करोड़ में रहती है। दिल्ली में आई थिंक समथिंग 3-4 करोड़ हो गए अब तो। कोलकाता में भी होंगी, कितने, डाटा देखना पड़ेगा। तो इन जगहों पर करोड़ों लोग रहते हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, आपको हेल्थ फैसिलिटी यानी आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह मिल जाएंगे, दवाई वगैरह इजीली मिल जाएगी। और फिर क्या होता है यहाँ पे आपको मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन क्या, जैसे कि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, क्लब वगैरह, सिनेमा वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हैं, नगरों में रहना चाहते हैं। इस वजह से दुनिया में कोई भी नगर, वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है गाँव की तुलना में। आगे आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए मैं कुछ जगह का नाम लिख रहा हूँ। पहला है मक्का मदीना, मक्का मदीना हो गया, काशी हो गया या बद्रीनाथ, फिर हो गया वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, सिटी, फिर हो गया क्या कहते हैं, जेरूसलम, जेरूसलम। ये वो जगह है जो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, काशी बद्रीनाथ हिंदुओं के लिए, वेटिकन सिटी क्रिश्चियनों के लिए, और जेरूसलम ज्यूश के लिए, ज्यूश यानी यहूदियों के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा जो धार्मिक लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं धर्म को लेके, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करते हैं, वो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे इन एरिया में, जहाँ पे पवित्र एरिया, वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती है, और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। हाँ, संस्कृति में वही है, जब एक ही तरीके के धर्म के लोग रहेंगे तो वहाँ पे उनकी संस्कृति भी ऑलमोस्ट एक होगी। कहीं पर अगर बहुत से हिंदू रहे तो हिंदुओं की संस्कृति अलग होगी, मुस्लिम्स की अलग होगी, क्रिश्चियन की अलग होगी, ज्यूशों की अलग होगी, सबकी अपनी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये कारक है जिसके वजह से जनसंख्या कहीं पर ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बन गई है, तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। इसी का दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।